नमस्कार। आप सभी का इस ESIC के कैंप में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि सभी पार्टिसिपेंट्स अब आ गए हैं। आज का ये कैंप इस बारे में है कि जिन एम्प्लॉयज़ का ESIC कंट्रीब्यूशन पर मंथ जा रहा है और कंपनी उनका कंट्रीब्यूशन हर महीने जमा करवा रही है, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि ESI के बेनिफिट्स क्या हैं और उस बेनिफिट्स को किस प्रकार से उन्हें अवेल करना है। इसलिए आज का ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सब कॉपी पेन लेके रखें अपने साथ में और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उस दौरान वो आप नोट कर लें, ताकि भविष्य में आपको जब ज़रूरत पड़े तो उसका रेफरेंस ले सकें। आज हमने इनवाइट किया है ESIC से मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज मिस्टर अमनदीप सिंह हैं, जो आपको ये सारी जानकारी देंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनका ESI कट रहा है, उनको ये जानना ज़रूरी है कि वो किस प्रकार से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज कीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना या बीमारी के कारण उनको घर पे बैठना पड़ता है, उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है या हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उस दौरान आपको करना क्या है, ये सारी बातें अमनदीप जी बताएंगे, जो ESIC के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं और आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। अब हमारे बीच डॉक्टर अमनदीप सिंह जी मौजूद हैं और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें, इस कैंप का प्रारंभ करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमनदीप सिंह है। मैं यहाँ ESI हेल्थ केयर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टेड हूँ। यहाँ पे ESI की डिस्पेंसरी है, तो मैं वहाँ इंचार्ज हूँ और फ़िलहाल ज़िले में सिर्फ एक ही डिस्पेंसरी है। तो आज मैं आपको कुछ ESI के बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि जो भी कमर्शियल यूनिट जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और जिनका भी सैलरी 21,000 रुपये से कम है, वो सब ESI के तहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में कवर किए जाते हैं। उनमें वो और उनकी फैमिली में जो उन डिपेंडेंट्स हैं वो सब उसमें कवर किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी की तरफ से एक ये ESI कार्ड दिया जाता है। इसे ई-पहचान कार्ड TIC के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका एक 10 अक्षर का नंबर लिखा रहता है, ESI नंबर या इंश्योरेंस नंबर। ये 10 अक्षर का नंबर आपको कंपनी की तरफ से अलॉट किया जाएगा। साथ में कंपनी आपको आपकी डिस्पेंसरी भी अलॉट करके देगी। डिस्पेंसरी 2 अलॉट की जा सकती हैं, एक जो काम कर रहा है कर्मचारी उसके लिए और दूसरा उसकी फैमिली के लिए। ये सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। फिर इसी पे ही आपके एम्प्लॉयर का जो 16 डिजिट का कोड है वो और उसका नाम, एड्रेस सब मेंशन होता है। उसके बाद इसी कार्ड के नीचे आपकी जो भी फैमिली मेम्बर जिनका भी आपने नाम इसमें ऐड करवाया है वो सारा इसमें दिया गया होता है। यहाँ नॉमिनी का नाम होता है और नेक्स्ट पेज पे एक कॉलम होता है जहाँ पे कि फ़ोटोग्राफ अफिक्स करने के लिए कहा गया है। वहाँ पे फ़ोटोग्राफ वो लगता है जैसे राशन कार्ड पे लगता है। जो भी फैमिली मेम्बर्स का नाम आपने डलवाया है वो आप इसमें फ़ोटोग्राफ लगा सकते हो राशन कार्ड की तरह, और इसको साइन स्टैम्प अटैच कराना होता है जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से। तो इस तरह से ये आपका पहला प्री रिक्विजिट पूरा हो गया है। ये फर्स्ट प्री रिक्विजिट है जो कि बेसिक है, और एटलीस्ट आपको अपना ये 10 अक्षर का नंबर फ़ोन में सेव करके रखना चाहिए टेलीफोन नंबर की तरह, क्योंकि इसके बिना आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है। उसके बाद अगला स्टेप आता है एंटाइटलमेंट। एक चीज़ होती है, वर्डिंग है एंटाइटलमेंट, हकदारी। एंटाइटलमेंट का मतलब है कि आपने जो काम किया है, जिस टाइम पीरियड में आप काम कर रहे हैं, मंथ वाइज जितने दिन आपने काम किया है उसके हिसाब से आपका एक जो कंट्रीब्यूशन का डिटेल जो है
कंपनी ESIC की साइट पे अपलोड करती है, आपका कंट्रीब्यूशन जमा कराती है, उसके बेस पे आपकी है ना हर 6 महीने के हिसाब से हकदारी निकलती है कि आप किस किस चीज़ को प्राप्त करने के हकदार हो। तो वो सारी डिटेल esic.in साइट पे आप अपना चेक कर सकते हो। उसे ESIC IP पोर्टल बोलते हैं। उस पे आप अपना 10 अक्षर का ये नंबर डालोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन डिटेल और आपकी जो स्टेटस टू एंटाइटलमेंट या फिर हकदारी की जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाती है। इसमें आपकी जितनी भी जो भी आपको बेनिफिट मिलने हैं वो लगभग सभी का जिक्र होता है, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब है कि जो भी फीमेल एम्प्लॉइज़ काम कर रही हैं तो अगर वो कन्फाइनमेंट होती है और डिलीवरी होती है बच्चे की तो पहले 2 बच्चों पे 6 महीने का और तीसरे बच्चे पे 3 महीने का जो भी आपके बेसिक वेजेस हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिए जाते हैं रेस्ट के साथ। उसके अलावा सिकनेस बेनिफिट है। सिकनेस बेनिफिट का मतलब है कि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको चोट लग गई है या वो बीमार हो गया, वो काम पे नहीं आ सकता है, तो उस केस में उसका जो है सिकनेस का सर्टिफिकेट डिस्पेंसरी से इशू होता है और उसके एवज में जितने भी दिन का उसका बनता है रेस्ट, उतने दिन का जो उसका बेसिक है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। देन उसके बाद फिर नीचे आता है सुपर स्पेशलिटी का एंटाइटलमेंट। तो इसमें भी आपके लिए IP के लिए भी होता है, फैमिली के लिए भी होता है, दोनों की कंडीशन भी आगे दी हुई है और यहाँ पे यस या नो लिखा होता है। मोटा मोटा देख के पता लग जाता है कि आप एंटाइटल्ड हो या नहीं हो प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए। ठीक है, फिर आपके डिपेंडेंट बेनिफिट आते हैं और उसके बाद लास्ट में एक वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट का भी लिखा हुआ आता है। वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप लोग काम कर रहे हो, आपके जो बच्चे हैं आगे अगर वो पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो ESI के अपने मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 35% सीट्स जो हैं IPs के बच्चों के लिए अलग से रिज़र्व की गई हैं। टोटल शायद 12 या 13 मेडिकल कॉलेज हैं। हमारे हरियाणा में जो मेडिकल कॉलेज है वो फरीदाबाद में है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से शायद होंगे नहीं किसी के बच्चे +2 में, या तो फिर भी अगर किसी के बच्चे हैं +2 में, +1 में मेडिकल ले रखा है तो उनके लिए एक ये एडिशनल बेनिफिट है। हाँ जी, नहीं मैं बता रहा हूँ सारा, ये सब नॉन मेडिकल बेनिफिट थे अदर देन मेडिकल। अब मेरी फील्ड है वो है मेडिकल बेनिफिट देने की। तो हमारे यहाँ पे ESI डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी पे 3 तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं। नंबर 1 इज़ OPD सर्विसेज, नंबर 2 इज़ रेफरल एंड नंबर 3 इज़ रीइम्बर्समेंट। आप लोग आते हैं, आपका एक बेसिक हेल्थ चेकअप है, प्राइमरी लेवल का सेंटर है, जो भी है हमारे यहाँ किया जाता है और जो भी दवाई हैं सब यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं और जो बेसिक टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। उसके बाद आपको कहाँ भेजना है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एम्पैनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट बना रखी है। आपकी ये एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। जो भी कैशलेस का ट्रीटमेंट है भर्ती के बाद का रहता है और भर्ती के बाद जितना भी ट्रीटमेंट है आपका कैशलेस का है, एज़ पर आपकी एंटाइटलमेंट आपको दिया जाएगा। फिर नंबर 2 आता है कि रेफरल का, तो वो आपकी बीमारी और आपकी एंटाइटलमेंट पे बेस्ड होता है कि आप कहाँ जा सकते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल आपका प्लेस है, राइट फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल सिरसा से लेके और जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं आपको भेजा जाएगा। उसके लिए एक लिस्ट दी गई है जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। तो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 5 हॉस्पिटल हिसार के और 2 हॉस्पिटल सिरसा के एम्पैनल्ड हैं और ये डिपार्टमेंट वाइज होता है
कि इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए टाई अप है, दूसरे डिपार्टमेंट नहीं कवर होंगे। वो सारे डिपार्टमेंट और टेस्ट जो भी हैं इसमें लिखे गए हैं। जो भी टेस्ट 3,000 रुपये से ऊपर का है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में आता है, वो भी सारे इसमें लिखे हुए हैं नाम उनके। वो सारे भी कैशलेस कैटेगरी के अंडर आते हैं। उससे जो कम के टेस्ट हैं या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होंगे, उसके लिए कोई अलग से एम्पैनल नहीं दिया गया है हॉस्पिटल, या भर्ती होगी। रेफरल हेल्थ केयर की 3 यूनिट होती है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल। प्राइमरी लेवल की सुविधाएं हमारे यहाँ डिस्पेंसरी पे दी जाती हैं। उसके बाद जो भी लगता है कि उससे हायर लेवल की हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ हॉस्पिटल एम्पैनल्ड किए हैं, और साथ में जो भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए अवेलेबल है। तो वहाँ पे कैसे जाना है वो आपकी अपनी एंटाइटलमेंट के ऊपर बेस होता है, और प्लस में आपको क्या बीमारी है उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो जो प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वो गवर्नमेंट ने उनकी डिवीज़न वाइज और स्पेसिफिक जो भी टेस्ट हैं उनके हिसाब से डिसाइड किए हुए हैं। उनके अलावा अदर ब्रांचेस का जिनके साथ एम्पैनलमेंट नहीं है उनमें नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। लेकिन लगभग क्या है कि सारे ही डिपार्टमेंट लगभग कवर हो जाते हैं। उसके लिए 5 हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी के लिए और 2 हॉस्पिटल सेकेंडरी केयर के लिए गवर्नमेंट ने एम्पैनल किए हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उनकी ये लिस्ट है, और क्या क्या ब्रांचेज हैं और क्या क्या स्पेशल टेस्ट होने हैं, उन सब की जानकारी इसमें दी गई है। पॉइंट नंबर 3 है रीइम्बर्समेंट। रीइम्बर्समेंट क्या है कि इन केस आप एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में नहीं आ पाए, हमारे थ्रू नहीं जा पाए, या आप दूसरे शहर में थे, या जो भी व्हाट्सोएवर रीज़न है, इमरजेंसी इतनी थी कि आपको जो भी नज़दीकी जगह है वहीं जाना पड़ा, आपका इलाज वहाँ पे हुआ है, तो फिर उस केस में आपका रीइम्बर्समेंट हो जाता है। जो भी आपका इलाज हुआ है उसका खर्चा वापस हो जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि ये एमरजेंसी प्रोसीजर है, सिर्फ एमरजेंसी कंडीशन में रीइम्बर्समेंट होता है। रूटीन की जितनी भी चीज़ें हैं आपको हमारे यहाँ से परमिशन लेके जाना है, ठीक। उस केस में भी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के अपने अपने रूल बनाए गए हैं। उनका एक जो भी है रूल्स का सिस्टम है। एमरजेंसी का ट्रीटमेंट भर्ती होने के बाद काउंट होगा, ओपीडी बेस का नहीं होता, ठीक। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उससे गिन के पूरे 365 दिन का टाइम होता है फाइल जमा कराने का। उसकी एक सेट ऑफ लिस्ट है जो इसमें दिया गया है, उसके हिसाब से आपको ये जमा कराना होता है। मोटा मोटा पॉइंट बता देता हूँ। जो भी 3,000 से ऊपर की दवाई या कुछ भी स्पेशल चीज़ लगती है तो उसका रैपर और पाउच जो है संभाल के रखिए, वो बाद में देना होता है। बाकी सारे काम हॉस्पिटल के हैं। एक यही चीज़ है जो बंदा ध्यान नहीं देता उस टाइम पे और फेंक देता है। आप कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, पैनल का कोई चक्कर नहीं है। एमरजेंसी केस में आप अपना क्लेम जो है, जो आपकी मेन डिस्पेंसरी है आईपी की जो अलॉटेड है वहीं जमा होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 डिस्पेंसरी अलॉटेड है, एक सेल्फ की एक आईपी की। तो जो डिस्पेंसरी अलॉटेड है आईपी को, क्लेम वहीं जमा होगा। अगर फैमिली की अलग है तो भी क्लेम वहीं जमा होगा जो आईपी को अलॉटेड है। और अगर किसी आईपी की डिस्पेंसरी यहाँ सिरसा की नहीं है तो जो भी अलॉटेड है वहीं जमा होगा। उसके अलावा कुछ नॉन मेडिकल बेनिफिट देती है ईएसआई, कुछ बताए थे पहले उसके हिसाब से। बेरोजगारी भत्ता जैसे कोविड में शुरू किया था, वृद्ध अवस्था की देखभाल के लिए एक्सटेंड की जाती है आपको
किसी तरह का कोई प्रशिक्षण देना है व्यावसायिक, या फिर कोई शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो कि परमानेंटली डिसेबल हो गया है, या फिर अगर कोई व्यक्ति जो ईएसआई में एम्पैनल्ड था और उसकी दुर्घटना में या किसी वजह से मृत्यु हो गई है, तो उस केस में उसका जो फ्यूनरल के पैसे हैं वो सब, ये सारी जो चीज़ें हैं ब्रांच ऑफिस से कंट्रोल होती हैं। हमारा यहाँ पे काम मेडिकल बेनिफिट देना है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो वो पूछ सकता है। सर क्वेश्चन ये था कि जब भी हम आईपी को इनरोल कर रहे हैं, सपोज दैट उस टाइम पे उसके डिपेंडेंट्स को इनरोल नहीं किया, 6 महीने बाद किया है, 3 महीने बाद किया है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब उसके डिपेंडेंट्स को कब से मेडिकल बेनिफिट मिलना शुरू होता है आईपी के? बेनिफिट जो हैं वो आईपी के ही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से शुरू होते हैं। डिपेंडेंट का भी जो मेडिकल बेनिफिट शुरू हो जाएगा वो उसी दिन से हो जाएगा, चाहे वो इनरोल है या नहीं? मैडम, जो एंटाइटलमेंट तय होती है वो एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन से होती है, फैमिली का उसमें रोल नहीं होता है। बस ये है कि एम्प्लॉई की जल्दी शुरू हो जाती है और फैमिली का थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जो हम एंटाइटलमेंट निकालते हैं तो उस पर सब लिखा होता है, कभी आप पढ़ेंगे तो उस पर सारी डिटेल साथ में प्रिंट होके आती है कि कौन सा टाइम पीरियड है, कितने दिन उसने काम किया है और उसके बेस पे क्या क्या है, और आगे फैमिली की कंडीशन लिखी हुई है, और आईपी के सामने उसकी खुद की लिखी हुई है। तो मोटा मोटा ये होता है एसएसटी के लिए 6 महीने का स्पेल होता है, एक सिंगल स्पेल, और 78 डेज़ का होता है। उसमें आईपी की सेल्फ की एसएसटी सुपर स्पेशलिटी की जो है वो एंटाइटलमेंट यस हो जाती है, और जो फैमिली के लिए डबल हो जाता है। 78 डेज़ के 2 स्पेल चाहिए 6-6 महीने के, वो 12 महीने हो जाते हैं। पर वो क्या है, डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो तो आईपी काम कर रहा है ना, उसी के बेस पे होगा फैमिली का। उसमें कोई, जब भी आप फैमिली का नाम ऐड करें, कई बार हो जाता है नहीं ऐड करवा पाता, उसके पास काम बाहर कर रहा है, वहाँ पे नहीं है फैमिली की डिटेल, उसके जो भी है आधार कार्ड या आईडी प्रूफ, तो हो सकता है बाद में करवाता हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एंट्री करता है। सर, अगर हमारी फैमिली मेम्बर में से किसी ने ऑपरेशन करवाना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या रहेगा? क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि क्या स्टेप रहेगा, क्या उसका रीइंबर्समेंट का प्रोसीजर रहेगा। सो वो सर आप स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। फ़र्क कराने के लिए आपको अपना एक ईएसआई कार्ड या ई पहचान कार्ड कंप्लीटेड, कोई भी एक फ़ोटो आईडी, जिसका इलाज करवाना है उनकी फ़ोटो आईडी में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये इंक्लूड किए जाते हैं। एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाएगा आपको, वो आपको भरवाना है। उस अंडरटेकिंग फॉर्म में 2 कॉलम होते हैं, एक आपका भरना होता है कि ये, जिसमें आप बताते हैं कि ये फैमिली मेम्बर मेरा ही है, और पार्ट 2 में एम्प्लॉयर बताता है कि आप हमारे यहाँ ही काम कर रहे हो। नीचे फ़ोटो लगाने की जगह दे रखी है, अगर सेल्फ है तो एक फ़ोटो लगेगी, और अगर आपके फैमिली मेम्बर है तो एक जो काम कर रहा है और एक जिसका इलाज होना है, उन 2 लोगों की फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो और उसके साइड में जगह है, वहाँ पे कंपनी अटैच करके देगी। फिर डिपेंडेंट है, मदर या फादर है, उस केस में आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है, जो किसी भी नोटरी से इजीली बन जाता है, कोई 10-15 मिनट का काम है। उसका जो फॉर्मेट है वो भी आपको दिया जाएगा। फिर जो आपका प्रीवियस जो भी इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट हुई है, उनका रिकॉर्ड आपको साथ लाना होता है, जिसके बेस पे आपको बताते हैं। लाइव लिस्ट एक चीज़ होती है, वो आपकी डिस्पेंसरी पे ही जनरेट की जाती है। उसमें बेसिकली आपका और आपकी फैमिली का जो, जिसका पर्टिकुलर इलाज होना है, उन सब की डिटेल होती है। इसको लाइव लिस्ट बोलते हैं। ये मैं सिस्टम से HIS से जनरेट करूँगा। जब आपका एक UHID क्रिएट हो जाएगा, तो हर फैमिली मेम्बर का एक यूनिक UHID होता है, फिंगरप्रिंटिंग की तरह सबको यूनिक दी जाएगी, ये किसी की भी मैच नहीं करती है। तो उसके बाद क्या है कि आप सिस्टम में आप एनरोल्ड हो जाओगे और सारी लिस्ट आती है, उसमें सारी डिटेल होती है, इसको लाइव लिस्ट बोलते हैं। तो ये डिस्पेंसरी का काम है। और एक एंटाइटलमेंट आप अपने
पोर्टल से भी अपनी एंटाइटलमेंट निकाल सकते हो ESI की साइट पे जाके। और एक मैं अपने सिस्टम से पर्टिकुलर निकालता हूँ नेम स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें जो एंटाइटलमेंट आती है वो लिखा होता है या तो IP की है या फैमिली मेम्बर की है। फैमिली में 5 मेंबर हैं, किसकी है किसकी नहीं है, जो आपका भी क्वेश्चन था स्पेसिफिकली, तो वो फिर मैं ही सिस्टम से जनरेट कर पाऊँगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन की फैमिली के 5 मेंबर में से क्या एंटाइटलमेंट स्टेटस है। तो मैं सिर्फ रिव्यू कर सकता हूँ और भेज सकता हूँ, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता इन चीज़ों को, मेरे सिस्टम में तो बस शो होती हैं। बस यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। एक बार इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं प्री रिक्विजिट हैं वो 1 टाइम प्रोसेस के हैं। बाकी जो अंडरटेकिंग है सेम डिजीज़ के लिए 3 से 6 महीने तक वैलिड हो जाती है। देखिए मैंने वही बताया है कि हाँ रीइम्बर्समेंट का इन केस के आप है ना एज ए लेमैन जानना चाहता हूँ कि अभी ने इनको ऑपरेशन कराना है, हमारी एम्प्लॉई अभी आती है कि सर मुझे स्टोन की मुझे ऑपरेशन करना है। अब सर यहाँ से शुरुआत होती है, अब यहाँ से सर प्लीज देखिए कुछ तो प्री रिक्विजिट है जो कंपनी की तरफ से, जैसे ESI कार्ड प्री रिक्विजिट है कि आपको कोई भी बेनिफिट लेना है, ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन कराना है, आप छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा कोई भी है। तो कुछ चीज़ें तो ये है ही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आप रास्ते में जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, आपको क्लेम प्रोसेस करना है, तो एटलीस्ट आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना RC, कार का इंश्योरेंस, ये 2-3 कागज़ तो आप प्रोड्यूस करोगे, ये प्री रिक्विजिट है। देखिए प्री रिक्विजिट आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, सिर्फ प्रिंट आउट देना होता है कि ESI कार्ड प्री रिक्विजिट है, बिना ESI कार्ड के आगे का प्रोसेस नहीं। हाँ HR से जनरेट होता है। एक फ़ोटो ID तो वो सबकी अपनी होती है, वो भी प्री रिक्विजिट। नहीं सर, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं, दिस क्वेश्चन आई एम आस्किंग कि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है। ये नहीं बोलना मेरा तो HR में सब चलना है, सब निकाल दो। यदि आपका ये सब कुछ आता है तो आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट का सेट लेकर देखिए हर पर्सन की अपनी इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी जेब में अपना आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलते हो। ऐसा नहीं होता है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, ट्रैफिक वाला कह रहा है कि मुझे लाइसेंस दिखाओ चालान कटेगा, आप कहोगे मेरा तो बना हुआ है काट ले तो चालान, वो तो उस टाइम पे प्रोड्यूस करना ही होता है। तो इस तरह से कुछ प्री रिक्विजिट हैं। कार का क्लेम लेना है तो आपको वो सारे गाड़ी के RC वगैरह देनी पड़ती है। तो इसी तरह से यही है कि फ़ोटो ID आपके पास अपनी होती है, लगभग आजकल सभी लोग रखते ही हैं, सबको पता है। ESI नंबर एटलीस्ट उसका नंबर 10 अक्षर का अपने रिकॉर्ड में रखो, ताकि हम आपको आइडेंटिफाई तो कर पाएँ और आपकी जो भी बेनिफिट बनते हैं वो तो टाइम पे बता पाएँ। उसके बाद कोई नहीं, टाइम मिल जाता है आपको कागज़ भी प्रोड्यूस कराने का। अंडरटेकिंग तो आपका लोकल ही है यहाँ पे, तो कोई ज़्यादा नहीं है। अंडरटेकिंग का फॉर्म मैं दे जाऊँगा, और एफिडेविट तो किसी भी नज़दीकी नोटरी से बन जाता है, 10 मिनट का काम है। फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें बेसिकली यही बताना होता है कि ये आप पे डिपेंडेंट है, मदर फादर के केस में चाहिए होता है, फाइनेंशियली आप ही पे डिपेंडेंट है और आपने कहीं और से इस चीज़ का क्लेम नहीं किया है ना। बाकी चीज़ें अब आपने जो भी इलाज कहीं से करवाया होगा, किसी ने बताया ही होगा कि पित्त की थैली में पथरी है या नहीं है, या जो भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी रेलेवेंट ट्रीटमेंट, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आप प्रोड्यूस करेंगे साथ में, तो आपके 1 या 2 स्टेप जो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के वो बच जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज मैं जीरो से शुरू करूँगा। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये मेरी कर्मचारी ऑपरेशन कराना है। हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे कराऊं। प्री रिक्विजिट आपका दे दिया मैंने, आपने पुरानी रिपोर्ट दे दी, ठीक। क्या पता अगर पुरानी रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, पर लक्षण मेरे ऐसे हैं कि मेरे को स्टोन है, फील होता है। नहीं वो आगे डिसाइड तो मेरा काम है ना, वो फिर मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है ना। आपका प्री रिक्विजिट इतना ही। फिर आप बोलोगे कि अल्ट्रासाउंड करवा के लो।
नहीं वो मैं बताऊंगा कि क्या कराना है, अल्ट्रासाउंड है कि कोई और टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड के मेरे पैसे रिइंबर्स होंगे क्योंकि 1000 रुपये लगते हैं अल्ट्रासाउंड। सर मैंने फिर बताया 3000 से ऊपर की इन्वेस्टिगेशन फ्री है ओपीडी केस पे, भर्ती के बाद सब फ्री है। सर वो प्राइवेट हाँ जो भर्ती नहीं होगी। नहीं वो मैं बताऊंगा ना, अभी भर्ती होना है कि नहीं, वो मेरी ड्यूटी है। अब सर ये तो हमारे लोकल शिक्षा के स्टाफ को तो मिल जाएगा। व्हाट अबाउट जो हमारे रूरल एरियाज हैं? जो भी है सर, उनकी भी एक अपनी डिस्पेंसरी अलॉट होगी, उनकी भी फैमिली अलॉट होगी, तो वो वहाँ जाके सेम बेनिफिट ले सकते हैं, उनके लिए वो लोकल है। क्या सर ईएसआईसी के पोर्टल पे या आपके इंटरनल पोर्टल पे ऐसी डिटेल अवेलेबल है कि ऑल ओवर इंडिया में कहाँ डिस्पेंसरीज हैं? हाँ सर, सारा अवेलेबल। कुछ चीज़ें हमारी ड्यूटी का पार्ट होती हैं, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है। हमारा काम बताना है, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको अड़ी है वो अपने आप भाग के लेगा। फैमिली की एक डेफिनेशन है, स्पाउस पति या पत्नी इंक्लूडेड है। माइनर डिपेंडेंट चाइल्ड जो 18 साल तक की उम्र का है वो इंक्लूडेड है। इन केस ऑफ सन, अगर वो एजुकेशन रिसीव कर रहा है तो एजुकेशन रिसीविंग होली डिपेंडेंट सन जो है 21 साल तक है। बेटियों के केस में जब तक वो अनमैरिड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज। अगर कोई बच्चा इनफर्म है, इनफर्म मतलब मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वो भी इंक्लूड होगा। उसके लिए सब्जेक्ट होते हैं इन चीज़ों के लिए कि आपका एक सर्टिफिकेट इशू होता है ब्रांच ऑफिस से, वो सबमिट कराइए और आपके जो बेनिफिट है वो कंटिन्यू रहते हैं। अदरवाइज एज पूरी होते ही बच्चों का नाम अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है लिस्ट से। क्या ये लिस्ट जो आपके पास है फैमिली की डेफिनेशन क्या हमें मिल सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल सर, पोर्टल पे डाल सकें? बिल्कुल सर, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर सकें? बिल्कुल। अब कौन नहीं शामिल होगा? मैरिड डॉटर, माइनर ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स जो कि आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, ग्रैंड चिल्ड्रंस और इन सास ससुर नहीं है। अच्छा, फोटो परमिशन नहीं आप ही के लिए है, सब ये आप ही के लिए। अब सर एक अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ पे कई मैरिड स्टाफ हैं। हम्म हम्म सर वो तो एंटाइटलमेंट जो है ना उसी पे डिपेंड करता है। एंटाइटल्ड नहीं, देखिए ऐसा है सर, गवर्नमेंट के हिसाब से उसने अपने हिसाब से लेवल बना रखे हैं। अगर आप एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के लिए एंटाइटल्ड हो तो आपको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। जो बच जाता है पर्सन जिसका एंटाइटलमेंट नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट के अपने इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो कि स्पेशल नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए वो अलग से कुछ एम्पैनल नहीं करती है। फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन की जितनी वैक्सीन है जो भी है इंडिया में मिलती है, हरियाणा स्टेट में 8 सेनो जो है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए वो अलग से कुछ एम्पैनल नहीं करती है। प्लस टीबी हो गया, लेप्रेसी हो गया, इन सब का जो है गवर्नमेंट ने अपना सेंटर बना रखा है। हेपेटाइटिस सी हो गया, तो इन सब की दवाई गवर्नमेंट आपको देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। नहीं बना रखा है, मैटरनिटी सेंटर है सिविल हॉस्पिटल में, पूरा मैटरनिटी सेंटर है। नहीं वो उल्टा पैसे देती है गवर्नमेंट आपको वहाँ पर डिलीवरी कराने के लिए। जो भी इसके बारे में है इस कागज़ पे सारा लिखा हुआ है मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में। अगर आपका मैटरनिटी बेनिफिट स्टेटस यस है तो आपको पहले 2 बच्चों में 6 महीने की और तीसरे बच्चे में 3 महीने का। हाँ हाँ, जो भी आपके वेजेस हैं 100% ऑफ एवरेज डेली वेजेस आपको मिलता है।
और सेम ही उसमें भी कुछ टाइम पीरियड है, अगर इन केस मिस कैरेज और इस तरह से भी होता है तो भी मिलता है। अडॉप्शन के केस में भी है, वो डिपेंड करता है। ये जो आपको क्या बेनिफिट कितना मिलना है, जो कि मतलब मेडिकल से बाहर की बात है, वो सब ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड है। ये कॉपी आपको सबसे मिलेगा। जी इसकी सॉफ्ट कॉपी भी होगी सर आपके पास, जहाँ से आपने प्रिंट किया हाँ जी, मैं भेज दूँगा सर। आपकी कई बातें करें जो वेरीफाई करना esic.in esic.nic in प्लीज नोट कर लो आप। ये सारी वेबसाइट, टोल फ्री नंबर जो भी है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब इसमें दिया गया है। अगर यही बेनिफिट मैं कहता हूँ कि वो पीछे आदेश he is not married. Now after 2-3 months his wife will be expecting. उनको भी छुट्टी मिलेगी क्या अगर इनकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है मैटरनिटी क्या इनको भी छुट्टी मिलने का प्रोविजन है? तो हमारे फीमेल एम्प्लॉयज को मिला अब हमारे मेल एम्प्लॉयज के वाइफ will expect करेंगे उसको क्या? सर इस लिस्ट में कोई पैटर्निटी या उससे रिलेटेड कोई बेनिफिट का जिक्र नहीं है। बाकी अगर कुछ इस तरह का है तो आप ब्रांच ऑफिस से पता कर सकते हैं, मतलब ये मेरी जुरिडिक्शन से बाहर है। अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो डेफिनेटली, मतलब अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो जाता है तो असिस्ट कराने का कुछ रहता है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू है कि जो भी ब्रांच ऑफिस आपको अवॉर्ड करना चाहिए। अब जैसे ये अच्छा थायराइड की प्रॉब्लम तो इसमें आप इस केस में क्या पासवर्ड की हिस्ट्री भी है एग्जांपल सर ऐसा है, जनरलाइज वे मैं बता रहा हूँ कि लगभग जो भी है ये प्रॉब्लम या तो जनरल मेडिसिन के अंडर रहेगी या जनरल सर्जरी के अंडर। तो जो भी है ब्रांच वाइज हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है, जो भी इंडोर उसमें बनता है तो आप जाके ले सकते हैं। जो भी दवाई है वो डिस्पेंसरी से प्रोवाइड होगी, अगर आपको ओपीडी पे कंसल्ट किया गया है। ठीक है, जितने बेसिक टेस्ट हमारे पास होते हैं वो डिस्पेंसरी पे आपको करके दिए जाएंगे, और जो उसके बाद नहीं है तो आपको बताया जाएगा कि कहाँ से करवाना है, कहाँ से आपके विदाउट कॉस्ट होंगे। कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले ईएसआईसी ऑफिस में ही आ जाना। हाँ, अगर रूटीन का ट्रीटमेंट है तो आप सीधा ईएसआई में आ सकते हो। अगर रूटीन का ट्रीटमेंट नहीं है, इमरजेंसी केस है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। चले गए रात को इनकी तबीयत बहुत खराब हुई हम्म, अच्छा हो गया था आफ्टर डिस्चार्ज। हाँ, बाकी कोई भी उसका फैमिली मेम्बर आके इंटीमेट कर सकता है। इन केस जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है सेकेंडरी टर्शरी केयर में, उनमें भी एक प्रोविज़न है कि अगर आप इन हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो भी है नेक्स्ट वर्किंग डे तक का टाइम होता है आपका, वो हॉस्पिटल को हमारे पास मेल के माध्यम से क्वेरी भेजता है कि इस तरह से केस आया है। हम उसे वेरीफाई करते हैं और हम उसे परमिशन दे देते हैं। 24 आवर का उसमें भी प्रोविज़न है। अदरवाइज़ जो भी है आपका, अगर कागज़ पूरे नहीं है या फिर आप किसी थर्ड हॉस्पिटल में नॉन एम्पैनल्ड में इलाज करवा रहे हो तो आप अपने बिल सबमिट कराओ और अब रीइंबर्समेंट उस हिसाब से कर दी जाएगी। सर कितना परसेंटेज ऑफ एवरेज होता है सम लमसम अमाउंट का कितना होता है reimbursement? देखिए, सुपर स्पेशलिटी का जो रीइंबर्समेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। सेकेंडरी केयर का जो रीइंबर्समेंट है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा करती है। जो भी हरियाणा के सरकारी जो रेट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से लमसम होता है। आगे हॉस्पिटल किस में आपका ट्रीटमेंट हुआ है उसके भी कैटेगरीज होती हैं, उसके हिसाब से होता है। जैसे आपने संजीवनी का एग्जांपल लिया, संजीवनी आपका वहाँ पे मैडम जाती हैं तो सर वहाँ पे अगर जाती हैं तो वहाँ के जो रेट होंगे वो ईएसआईसी के कंपैरिजन में ही सिमिलर रेट ही होंगे, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से ही होंगे। नहीं, वहाँ तो आपको वैसे भी एक दिन का टाइम मिलता है ना। अगर आप जाते हो तो 24 आवर में परमिशन से आप वैसे कैशलेस में चले जाओगे। कागज़ आपके पूरे हैं तो आप वैसे कैशलेस में आपको देना ही नहीं है।
आपको चाहिए तब तक अगर लगता है कि अभी आप परमानेंटली डिसेबल हो गए हो, परमानेंट डिसेबल की कैटेगरी में डालो, वो वाले डिसेबलमेंट बेनिफिट शुरू दूसरा सर, सपोज करो हमारा कोई एम्प्लॉय बाहर गया हुआ है किसी ऑफिशियल वर्क से और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उस केस में कैसे प्रोसीड किया जाए, एम्प्लॉय क्या करे? ब्रांच ऑफिस वाला उसको एम्प्लॉय को मतलब क्या करना है कि वो एसआई को जाके इन्फॉर्म करना है या अपने भी जो भी बेस्ट पॉसिबल है और नियरेस्ट है उसको आप एक बार इंटीमेट कर दीजिए और अपना इलाज है जो शुरू करवा सकते हैं कहीं से भी, जो भी है। अच्छा, हमने रिम्बर्समेंट के लिए बिल सबमिट कर दी है, एम्प्लॉय ने कर दिया है, जी तो उसका कितने दिन का पीरियड है वो एक्सपेक्ट करें कि हमारा? नहीं सर, ये मतलब मेरे ज्यूरिडिक्शन से ऊपर की बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये ब्रांच ऑफ, देखिए ये जो एनहांस जो भी बेनिफिट हैं, ये ब्रांच ऑफिस का काम है बताना ना कि क्या मिलेगा कितना मिलेगा। मैं मेडिकल से रिलेटेड बता सकता हूँ आपको। ब्रांच ऑफिस एड्रेस दिया हुआ है, साइट पे भी दिया हुआ है। हमारा ब्रांच ऑफिस हिसार है और रीजनल ऑफिस फरीदाबाद है। क्लेम का लगभग कोई वो नहीं है, 1 रुपये से लेके और 10 लाख तक का लिखा हुआ है, कैपिंग है, पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है 10 लाख तक। मतलब कितना बड़ा भी इलाज हुआ हो पे करती है ये सही, पिन से लेके और पेस मेकर तक सब डलवा के देती है। कोई और सवाल? सिरसा लोकल में संजीवनी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी और सेकेंडरी केयर दोनों के लिए एम्पैनल्ड है। पुनिया हॉस्पिटल सेकेंडरी केयर के लिए एम्पैनल्ड है। टोटल 2 हॉस्पिटल हैं और 15 डिपार्टमेंट कवर्ड है। ये आपको देके जाएंगे। और किसी क्वेश्चन? चलो अमनदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।